Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So today is the day 26 of Super 30 Days Free course on Triple IT Hyderabad PGEE exam, जिसमें कि हम कंप्यूटर नेटवर्क के 100 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना किसी देरी के। और अगर आपको इस कोर्स के सारे डेज की PDF नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसमें कि डोमेन नेम सर्वर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसको एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कहा जाता है। और इस प्रोटोकॉल का यूज़ हम करते हैं सो दैट वी कैन कन्वर्ट द IP एड्रेस इनटू डोमेन नेम्स और डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेस। तो 1 second, लेट मी चेक व्हाई द टैब इज नॉट वर्किंग। आई थिंक ओके, सो यस नाउ इट्स वर्किंग। सो डोमेन नेम सर्वर एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है जो सेशन इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं करता है क्लाइंट सर्वर के बीच में। उसको हम स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो DNS का सर्वर होता है वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उनको प्रोसेस करता है, क्वेरी रिजॉल्व करता है, फिर भूल जाता है। मतलब हर एक रिक्वेस्ट को वो प्रोसेस करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, फिर भूल जाता है, उनके बारे में सेव नहीं करता। सो दैट इज़ वाई DNS एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। FTP प्रोटोकॉल जो फेमस है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, इसमें हम ईमेल नहीं भेज सकते, बिकॉज FTP प्रोटोकॉल में कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। जब क्लाइंट और सर्वर इस्टेब्लिश होता है तभी हम फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोनों ही क्लाइंट और सर्वर का सेम टाइम पे ऑनलाइन होना ज़रूरी है, बट ईमेल सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। एंड दैट इज़ वाई ईमेल हम FTP से नहीं भेज सकते हैं। तो ईमेल भेजने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो SMTP प्रोटोकॉल के हेल्प से जब हम मेल को भेजते हैं तो SMTP को हम 2 बार यूज़ करते हैं। जैसे कि ये आपका सेंडर है और ये रिसीवर है। तो सेंडर से सेंडर मेल सर्वर तक मेल जब भेजा जाता है तो वहाँ पे SMTP का यूज़ होता है। और जब सेंडर मेल सर्वर रिसीवर मेल सर्वर को इंटरनेट के थ्रू भेजता है मेल, तो वहाँ पे SMTP का यूज़ किया जाता है। फिर मेल को रिट्राइव करने के लिए हम POP3 या IMAP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। SMTP क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, SMTP क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के लिए सुटेबल नहीं है बिकॉज ये सिर्फ क्लाइंट से सर्वर मेल भेजता है, और ये किसी को भी अलाउ करता है इंटरनेट में कि वो किसी को भी मेल भेज सकता है, इवन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल भी। तो SMTP में क्या है कि कोई भी मेल भेज सकता है, किसी को भी भेज सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं होता। ऑथेंटिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम SMTP ऑथ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टाइम आउट वैल्यू। टाइम आउट वैल्यू जो हम TCP में यूज़ करते हैं, तो टाइम आउट वैल्यू जो होती है वो ट्वाइस होती है प्रोपागेशन डिले और इन डेटा लिंक लेयर, वेयर होप टू होप डिस्टेंस इज नोन, नॉट इन TCP लेयर। तो TCP लेयर में हम टाइम आउट वैल्यू को यूज़ नहीं करते। हम टाइम आउट वैल्यू जो ट्वाइस होता है प्रोपागेशन डिले का, उसको हम डेटा लिंक लेयर में यूज़ करते हैं, जहाँ पे होप टू होप डिस्टेंस पता होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। HTTP, तो ये भी एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि यहाँ पे भी हम सेशन इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं करते। HTTP में भी हर HTTP प्रोटोकॉल में भी हर एक कमांड, हर एक रिक्वेस्ट को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट किया जाता है, और उससे पहले जो कमांड्स आई हैं उनका कोई नॉलेज या कोई भी डेटा सेव नहीं किया जाता। और इसीलिए ये रीज़न है कि ये डिफ़िकल्ट है इम्प्लीमेंट करना वेबसाइट्स को जो रिएक्ट करता है इंटेलिजेंटली टू यूज़र इनपुट। तो इसलिए वेबसाइट्स, ऐसे वेबसाइट्स को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज वहाँ पे हम प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को सेव करके नहीं रखते। तो इन शॉर्टकट HTTP भी आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, DNS भी स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। DNS जो होता है वो कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में, लाइक www.google.com को IP एड्रेस में कन्वर्ट किया, या IP एड्रेस को भी डोमेन नेम में कन्वर्ट कर सकता है। ARP प्रोटोकॉल, दैट इज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, IP एड्रेस को MAC एड्रेस में कन्वर्ट करती है, और रिवर्स ARP इसका रिवर्स काम करती है, मतलब कि MAC को IP एड्रेस में कन्वर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर फोर्थ लेयर होता है TCP/IP मॉडल का। किस लेयर को एंड टू एंड लेयर कहते हैं? तो ट्रांसपोर्ट लेयर को, बिकॉज ट्रांसपोर्ट लेयर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है रेदर देन हॉप टू हॉप बिटवीन द सोर्स एंड होस्ट टू डिलीवर द सर्विसेज रिलायबली। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को हम एंड टू एंड लेयर कहते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करती है रेदर देन हॉप टू हॉप।
प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर दो प्रोसेस की कम्युनिकेशन करवाता है विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम करेक्ट प्रोसेस तक डेटा पहुँचा सकें। रियल टाइम मल्टीमीडिया के लिए, जहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे यूडीपी का यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पे भी हमें फास्ट डेटा डिलीवर करना है वहाँ पे हम यूडीपी का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमें करेक्टनेस रिलायबिलिटी चाहिए वहाँ पे हम टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो रियल टाइम मल्टीमीडिया में बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए सब कुछ, तो ऑब्वियसली यूडीपी इज़ रिक्वायर्ड। फाइल ट्रांसफ़र के लिए करेक्टनेस होनी बहुत ज़रूरी है, रिलायबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम टीसीपी का यूज़ करते हैं। डीएनएस में भी टाइमली डिलीवरी इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, और डीएनएस के जो डेटा सेगमेंट्स होते हैं वो छोटे होते हैं जो फिट हो जाते हैं यूडीपी के डेटाग्राम में। दैट इज़ ऑल्सो वन मोर रीज़न कि डीएनएस यूडीपी का यूज़ करता है। और ईमेल को भेजने के लिए भी रिलायबिलिटी करेक्टनेस चाहिए, तो वहाँ पे हम टीसीपी का यूज़ करते हैं। ना देर आर टू टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स जहाँ पे हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन नोड टू अनदर। तो एक सर्किट स्विचिंग होता है, एक पैकेट स्विचिंग होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट स्विचिंग जो होती है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, और पैकेट स्विचिंग कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कि डेटा गारंटी डिलीवर होगा, और पैकेट स्विचिंग में ज़रूरी नहीं है। सर्किट स्विचिंग फिर भी इनफ्लेक्सिबल होता है, क्यों? क्योंकि सर्किट स्विचिंग में आप डेडिकेटेड लिंक का यूज़ करते हो क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जिसमें कि एक बार आपने उस लिंक को सेट कर लिया तो आपको वही लिंक फॉलो करना पड़ेगा। आप चेंज नहीं कर सकते, आप पाथ को चेंज नहीं कर सकते वंस यू हैव सेलेक्टेड द डेडिकेटेड पाथ। बट पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि हम रूट क्रिएट करते हैं हर एक पैकेट के लिए, उसके डेस्टिनेशन को ट्रैवल करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पैकेट के लिए। ज़रूरी नहीं कि एक ही पाथ है तो उसी को फॉलो करना है। सर्किट स्विचिंग में मैसेज इन ऑर्डर डिलीवर होता है, और पैकेट स्विचिंग में आउट ऑफ ऑर्डर भी डिलीवर हो सकता है। सर्किट स्विचिंग को हम फिजिकल लेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं, पैकेट स्विचिंग को हम नेटवर्क लेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो जो होता है ना, वो हम टीसीपी में भी यूज़ करते हैं, वो हम डेटा लिंक लेयर में भी यूज़ करते हैं। बट जो स्लाइडिंग विंडो हम टीसीपी में यूज़ करते हैं वो बाइट ओरिएंटेड होती है, और डेटा लिंक लेयर में जो हम स्लाइडिंग विंडो यूज़ करते हैं वो फ्रेम ओरिएंटेड होती है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर का जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है वो फ्रेम होता है। तो वहाँ पे फ्रेम ओरिएंटेड होता है स्लाइडिंग विंडो, और टीसीपी में बाइट ओरिएंटेड। टीसीपी का जो स्लाइडिंग विंडो होता है वो डिफरेंट साइज़ का होता है, वेरिएबल साइज़ का होता है, और डेटा लिंक लेयर का जो स्लाइडिंग विंडो होता है वो बिल्कुल फिक्स साइज़ का होता है। बीजीपी एक एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है जो राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल्स। कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को हम ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं, और जब उन्हीं ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में हमें राउटिंग करनी हो तो उसके लिए हम बीजीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल, जो राउटिंग डिसीजन बनाता है बेस्ड ऑन द पाथ नेटवर्क पॉलिसीज एंड रूल्स। OSPF एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, और राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का एग्जांपल है, जहाँ पे होप काउंट को हम राउटिंग मैट्रिक की तरह यूज़ करते हैं, राउटिंग को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, RIP है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का एग्जाम्पल, और OSPF लिंक स्टेट राउटिंग का। दोनों इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होते हैं, और एक्सटीरियर में BGP आता है। IP हेडर को हम दो बार क्यों चेक करते हैं? आईपी हेडर एरर चेकिंग, सॉरी, आईपी हेडर दो बार एरर चेकिंग क्यों करता है? तो आईपी हेडर को हम दो बार चेक इसलिए करते हैं, एक तो हम पहले करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, और दूसरा हम नेटवर्क लेयर में करते हैं। तो आईपी हेडर को दो बार चेक इसलिए किया जाता है ताकि हमें इंश्योर कर सके अगर कोई भी आईपी हेडर में एरर है तो वो डिटेक्ट हो जाएगी विद प्रॉपर एक्यूरेसी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईपी हेडर को हम दो बार चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। एक करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में और दूसरा हम नेटवर्क लेयर में। चेकसम का कैलकुलेशन यूडीपी में मैंडेटरी क्यों नहीं है? बिकॉज ऑब्वियसली यूडीपी एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, और ऑब्वियसली वहाँ पे डेटा गारंटीड डिलीवर हो जाए इसका कोई भी गारंटी नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे एरर चेकिंग करने का कोई सेंस नहीं बनता। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे चेकसम कैलकुलेशन मैंडेटरी नहीं है, ताकि डेटा फास्ट डिलीवर हो जाए, इसीलिए।
ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन यूडीपी का यूज़ करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मतलब वन टू ऑल, मल्टीकास्टिंग मतलब कि वन टू स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो जब ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है जब एक बंदा सबको मैसेज भेजे, मल्टीकास्टिंग का मतलब होता है जब एक बंदा एक छोटे ग्रुप को मैसेज भेजे। तो उन दोनों में यूडीपी का यूज़ करते हैं। टीसीपी में हम सेलेक्टिव एंड क्यूम्यूलेटिव एक्नॉलेजमेंट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है जहाँ पे आपने पैकेट भेजा और आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट आई, पैकेट दूसरा भेजा उसकी एक्नॉलेजमेंट आई। तो जब हर एक पैकेट की एक्नॉलेजमेंट इंडिविजुअली आपको मिले तो वो सेलेक्टिव है। और क्यूम्यूलेटिव का मतलब होता है कि आपने पैकेट्स को भेजे और सारे पैकेट की जो एक्नॉलेजमेंट है वो अगर आपको एक साथ आती है तो उसको हम कहते हैं क्यूम्यूलेटिव एक्नॉलेजमेंट, जिसको सपोर्ट दोनों को ही सपोर्ट करता है टीसीपी। सीएसएमए सीडीए में अगर कोलिजन को डिटेक्ट करना है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि ट्रांसमिशन डिले मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द प्रोपागेशन डिले। ठीक है, ट्रांसमिशन डिले ग्रेटर देन होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस द प्रोपागेशन डिले, तभी आप कोलिजन को डिटेक्ट कर सकते हो सीएसएमए सीडी में। सीएसएमए सीए में एक हिडन स्टेशन प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर ए जो है वो सोचता है कि मीडियम खाली, तो वो भी डेटा भेजने लगता है, और सी जो है वो यहाँ से देखता है कि हाँ मीडियम खाली, तो सी भी डेटा भेजने लगता है, और इससे हो जाता है कोलिजन। तो दिस इज हिडन स्टेशन प्रॉब्लम बिकॉज ए इज हिडन सी, ए इज हिडन टू सी एंड सी इज हिडन टू ए, क्योंकि ए सिर्फ बी तक ही चेक कर सकता है कि मीडियम खाली है कि नहीं। तो ए ने जब बी तक चेक किया तो बी डेटा नहीं भेजा है तो सोचा खाली है, और सी भी बी तक ही कर सकता है। दैट इज़ वाई दोनों ने यहाँ पर कोलाइड कर लिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हैंडशेक फ्रेम का यूज़ करते हैं, क्लियर टू सेंड एंड रिक्वेस्ट टू सेंड। सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में अगर n बिट्स अवेलेबल है सीक्वेंस नंबर के लिए तो सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज इक्वल होते हैं 2 की पावर n-1 के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोपागेशन डिले का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रोपागेशन डिले इज लाइक अ टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय प्रोपागेशन स्पीड, ये इसका फॉर्मूला है। ट्रांसमिशन डिले, तो ट्रांसमिशन डिले का मतलब होता है कि पैकेट को लिंक में रखने में कितना टाइम लगा। तो लिंक की बैंडविड्थ देखी जाती है और पैकेट का साइज, तो पैकेट के साइज को ऊपर और बैंडविड्थ को नीचे लिखते हैं। ओके, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या होती है? तो जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोपागेट करती है टू ऑल द राउटर उसे हम कहते हैं काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, जिसका सोल्यूशन है स्प्लिट होरिजन विद पॉइजन रिवर्स। और ये यूज़ किया जाता है आरआईपी के द्वारा ताकि लूप्स बनने के चांस ख़त्म हो और मैक्सिमम नंबर के होप काउंट से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सॉकेट्स, देखिए जब हम सॉकेट क्रिएट करते हैं क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे तो क्या क्या सिस्टम कॉल्स का यूज़ किया जाता है? तो पहले तो क्लाइंट और सर्वर दोनों साइड पे सॉकेट सिस्टम कॉल का यूज़ करते हैं और उनका एंड पॉइंट कम्युनिकेशन बनाते हैं, क्लाइंट तरफ भी सर्वर तरफ भी। फिर क्लाइंट कनेक्ट करता है, फिर सर्वर बाइंड करता है टू द एड्रेस एंड देन लिसन करता है फॉर एनी रिक्वेस्ट। फिर यहाँ पे क्लाइंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, तो क्लाइंट रीड राइट करता है और सेंड रिसीव होता है। तो आपको ये बस पता होना चाहिए कि कौन से सिस्टम कॉल को आप किस साइड पे यूज़ कर सकते हो। तो सॉकेट कनेक्ट रीड राइट क्लाइंट करता है, सॉकेट बाइंड लिसन एक्सेप्ट सेंड एंड रिसीव सर्वर करता है। ओके, नाउ ऑल द होस्ट इन अ सिंगल नेटवर्क ऑलवेज हैव द सेम नेटवर्क आईडी बट डिफरेंट होस्ट आईडी। तो अगर एक ही नेटवर्क में सारे होस्ट हैं तो नेटवर्क आईडी सबकी सेम होगी पर होस्ट आईडी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। और ऐसा हो सकता है कि टू डिफरेंट नेटवर्क में टू होस्ट के सेम होस्ट आईडी हो, जैसे नेटवर्क ए में भी होस्ट वन आ रहा है, नेटवर्क बी में भी होस्ट वन आ रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि दो डिफरेंट नेटवर्क में सेम होस्ट आईडी के टू होस्ट हो सकते हैं ना। यहाँ पे अगर आपको एक होस्ट दे रखा है जिसका आईपी एड्रेस ये है और वो सभी होस्ट को पैकेट भेजना चाहता है सेम नेटवर्क में, तो उसका सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा? देखो सोर्स आईपी एड्रेस तो ऑलरेडी गिवन है, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, तो दिस इज़ नथिंग बट लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब ही होता है कि एक नेटवर्क में जब एक होस्ट सभी होस्ट को डेटा भेजने की कोशिश करे सेम ही नेटवर्क में, तो वो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है जिसके सारे ऑक्टेट में 255 लिखा होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आई थिंक मैंने लास्ट वाले कंप्यूटर नेटवर्क के सेशन में बताया भी था कि अगर आपके पास एक नेटवर्क है जिसका आईपी एड्रेस ये है और इसको आप 2 सबनेट्स में डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितना होगा? तो इट विल बी 2 की पावर होस्ट आईडी -2, जहाँ पे होस्ट आईडी कितनी है
तो ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपका बिलोंग करे क्लास सी को। ठीक है, क्लास सी में 24 बिट्स की होती है नेटवर्क आईडी और 8 बिट्स की होती है होस्ट आईडी। तो होस्ट आईडी यहाँ पे 8 बिट्स की है, पर 2 सबनेट्स भी है। तो सबनेट्स मतलब कि सबनेट आईडी बिट कितनी होगी, log ऑफ 2 दैट इज 1 बिट, और 1 बिट सबनेट आईडी का हम बोरो करते हैं होस्ट आईडी से। तो 1 बिट सबनेट आईडी है, तो 7 बिट की होस्ट आईडी बची। तो 2 की पावर 7 माइनस 2 दैट मीन्स कि 126 टोटल होस्ट होंगे। और अगर आपको फर्स्ट सबनेट का सबनेट एड्रेस निकालना हो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इसको 2 सबनेट्स में डिवाइड कर रहे हो तो फर्स्ट सबनेट का जो आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा। अब देखो फर्स्ट 3 ऑक्टेट तो एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे होस्ट आईडी स्टार्ट हुआ, और 1 बिट अगर आप सबनेट आईडी 0 बोरो करते हो तो बाकी 0 रहेंगे, और 192 और अगर आप बोरो करते हो सबनेट आईडी बिट 0 होगा या तो 1 होगा, और फिर बाकी के होस्ट आईडी बिट है तो ऑब्वियसली वो 0 होगा। तो ये फर्स्ट सबनेट का आईपी एड्रेस है, सेकंड सबनेट का आईपी एड्रेस है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट सबनेट का जो आईपी एड्रेस होगा 192.16.0.0 होगा, और अगर सेकंड सबनेट का पूछा जाता तो इट विल बी 128 ऐसा करके होता। अगर आपको फर्स्ट होस्ट आईडी निकालना हो तो फर्स्ट सबनेट का, तो ये फर्स्ट सबनेट है, उसका फर्स्ट होस्ट आईडी निकालना है तो 192.16.0.0 ये रहेगा एज इट इज़। फर्स्ट होस्ट आईडी में सब कुछ 0 होता है एक्सेप्ट द लास्ट बिट जिसको आप 1 बना दोगे। तो दिस इज़ नथिंग बट फर्स्ट होस्ट आईडी ऑफ द फर्स्ट सबनेट, क्योंकि इसका जो डेसिमल है वो 1 है। तो ये फर्स्ट होस्ट आईडी आपने निकाला। और अगर आपको लास्ट होस्ट आईडी निकालना हो तो आपको सिंपली करना क्या है कि जो आपने फर्स्ट होस्ट आईडी निकाली उसमें जो लास्ट के 7 बिट है उसको वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो ये निकल कर के आएगा किसका बाइनरी है ये, तो दिस इज़ ये 128 64 128 और 1 को हटा दो 129, 255 में 129 तो 4, दिस इज़ 2, दिस इज़ 124। ठीक है 128, ओ सॉरी yes this is 128 ना, और ये 121 29 ये 124। तो दिस इज द लास्ट होस्ट आईडी। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना हो तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने का तो सिंपल तरीका ये होता है, इट विल बी 126, सॉरी 126 होगा, हाँ 126 127 127। एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होता है वो होता है आपका लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ द सबनेट। तो लास्ट आईपी एड्रेस निकालना हो फर्स्ट सबनेट का तो ये एज इट इज़ रहेगा फर्स्ट 3 ऑक्टेट, और उसमें ये जो 0th बिट है वो भी, और लास्ट के 7 बिट जो है उसको 1 बना दो। तो ये बेसिकली बताता है आपको, इसका बाइनरी निकाल लीजिए वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सारी चीज़ें, येस यू कैन सी दैट, सेम वही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, दिस इज़ नथिंग बट आईपी फ्रेगमेंटेशन। कि एक राउटर है जो रिसीव करा आईपी पैकेट कंटेन्स 600 डेटा बाइट एंड हैज़ टू फॉरवर्ड द पैकेट टू अ नेटवर्क विद मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट ऑफ 200 बाइट। आईपी एट 20 बाइट लॉन्ग, ये फ्रैगमेंट ऑफसेट वैल्यू क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है कि बताना है कि मैक्सिमम कितना डेटा आप एक फ्रैगमेंट में भेज सकते हो। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम कितना डेटा, तो एमटीयू साइज ऑफ द नेटवर्क ये है, और उसमें आईपी एड्रेस को माइनस करेंगे तो 180 बाइट, पर जो डेटा भेजते हैं वो 8 का मल्टीपल होता है। तो इससे छोटा नंबर जो बिगेस्ट और 8 का मल्टीपल हो तो 176 है। तो पहले फ्रेगमेंट में 176 भेजोगे, दूसरे में भी तीसरे में भी, आपको टोटल 600 बाइट का डेटा भेजना है। अब आप यहाँ पर लास्ट फोर्थ फ्रेगमेंट में आपको 72 ही बाइट चाहिए सो दैट कि इनका सम 600 का हो जाए। ठीक है, अब फ्रेगमेंट ऑफसेट पहले फ्रेगमेंट का हमेशा 0 होता है, तो आप ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को तो यहीं से एलिमिनेट कर सकते हो। और क्योंकि 4 फ्रेगमेंट्स निकल करके आए तो ऑब्वियसली 4 फ्रेगमेंट के ऑफसेट भी होंगे, तो ये भी गलत, एंड ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। वैसे अगर सेकेंड फ्रेगमेंट का फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू निकालना हो तो सेकेंड फ्रेगमेंट के लिए जो फर्स्ट फ्रेगमेंट का होता है उसको डिवाइड करते हैं 8 से, और थर्ड फ्रेगमेंट का निकालना हो तो प्रीवियस 2 फ्रेगमेंट का सम लेकर के 8 से डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि 8 इज़ द स्केलिंग फैक्टर फॉर द फ्रेगमेंट ऑफसेट। वैसे फोर्थ फ्रेगमेंट निकालना हो तो प्रीवियस 3 फ्रेगमेंट के को सम करके डिवाइड करते हैं 8 से, तो 66। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि IPv4 हेडर में एक प्रोटोकॉल फील्ड होता है जो 8 बिट का होता है, जहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर्स आपको याद होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल के। तो ICMP का प्रोटोकॉल नंबर 1 होता है, IGMP का 2 होता है, TCP का 6 होता है और UDP का 17 होता है ना। IPv4 हेडर में अगर TTL की वैल्यू 0 पाई जाती है किसी भी इंटरमीडिएट डिवाइस में तो डेटाग्राम को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अगर आप डेटा को भेज रहे हो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन तो इंटरमीडिएट राउटर में TTL की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन ही होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर आगे प्रोसीड कर सकते हो। और TTL की वैल्यू 0 होनी चाहिए डेस्टिनेशन में ताकि डेटाग्राम एक्सेप्ट हो जाए। TTL इज़ नथिंग बट टाइम टू लीव फील्ड जो लूपिंग प्रिवेंट करता है। नाउ वो कौन सा डिवाइस है जो फिजिकल लेयर के नीचे होता है, तो वो पैसिव हब होता है, और एक एक्टिव हब होता है जो फिजिकल लेयर पे होता है। ओके, नाउ वो नेटवर्क डिवाइस जो सारे 5 लेयर्स पे ऑपरेट करती है वो गेटवे होता है, जो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करती है। हाँ, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में एक और इम्पॉर्टेंट है कि पैकेट स्विचिंग जो है वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से करता है, बिकॉज हम पैकेट को क्योंकि यहाँ पे डेटा पैकेट्स के फॉर्म में मूव होता है और यहाँ पे कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी पाथ का यूज़ करके डेटा को डिलीवर कर सकते हो। और पैकेट स्विचिंग में क्योंकि कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता तो वहाँ पे क्यूइंग डिले फ्लक्चुएट करता है। एंड ऑब्वियसली पैकेट स्विचिंग में डेटा पैकेट के फॉर्म में होती है प्रोसेस, तो जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं वो पैकेट में ही होते हैं, और इसलिए और पैकेट रीअसेंबली की जाती है जो बिल्कुल रिसीवर एंड पे होती है। तो ऑब्वियसली पैकेट स्विचिंग में ज़्यादा प्रोसेसिंग लगती है हर एक पैकेट पे, कि पैकेट को यहाँ पे भेजो, फिर सीक्वेंस में फिर रीअसेंबल करो, क्योंकि पैकेट स्विचिंग मैंने क्या बोला था कि डेटा इन ऑर्डर डिलीवरी नहीं होता, तो हमें रिसीवर साइड पर रीअसेंबल करना पड़ता है जिसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग लगती है। और ऑब्वियसली पैकेट स्विचिंग में रीऑर्डरिंग करनी पड़ती है एट द डेस्टिनेशन, बिकॉज ये इन ऑर्डर डेटा नहीं भेजता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसमें कि बताया गया कि नोड टू नोड डिलीवरी डेटा लिंक लेयर करता है, होस्ट टू होस्ट नेटवर्क लेयर करता है, एंड प्रोसेस टू प्रोसेस मतलब एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। हैमिंग कोड कंप्यूटर नेटवर्क में एक एरर डिटेक्शन कोड होता है जो एरर को डिटेक्ट और करेक्ट दोनों कर सकता है। इसमें हम रेडेंडेंट बिट्स मतलब कि कुछ एडिशनल बिट्स का यूज़ करते हैं डेटा में एरर को चेक करने के लिए। तो ये फॉर्मूला है 2 की पावर r ग्रेटर दैन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1, जहाँ पे r है रेडेंडेंट बिट और m है डेटा बिट। सपोज मान लो कि डेटा बिट है आपका 7, तो रेडेंडेंट बिट कितने होंगे, तो m की वैल्यू आपने 7 पुट की और r की वैल्यू, तो r की वैल्यू अगर आप 4 पुट करोगे तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और इसलिए रेडेंडेंट बिट यहाँ पे 4 है। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक कोड है जिसका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस d है तो वो कितने एरर को डिटेक्ट कर सकता है, तो d-1 एरर को डिटेक्ट कर सकता है और करेक्ट कर सकता है d-1/2 लोअर वैल्यू एरर्स को। CRC जनरेटर की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि CRC जनरेटर की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो x से डिविजिबल होना चाहिए, और दूसरी की ये कि x+1 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो x से डिविजिबल नहीं होना चाहिए और x+1 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये इस बात की गारंटी देता है कि जितने भी बर्स्ट एरर्स होंगे ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पोलोनोमियल वो डिटेक्ट हो जाएंगे। ओके, और x+1 से डिविजिबिलिटी की ये गारंटी होती है कि जितने भी बर्स्ट एरर्स है ऑड नंबर ऑफ बिट्स के कारण वो भी डिटेक्ट हो जाएंगे। तो CRC सारे सिंगल बिट के एरर को, डबल बिट के एरर को, ऑड नंबर के एरर को, बर्स्ट एरर को और लार्जर बर्स्ट एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है ना। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम जो है स्टॉप एंड वेट एक फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और उसमें क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से स्टॉप एंड वेट ARQ आया। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में डेटा पैकेट भी लॉस हो जाता था और लॉस ऑफ एक्नॉलेजमेंट भी। तो डेटा पैकेट जब लॉस हो जाता था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ARQ प्रोटोकॉल ने टाइम आउट टाइमर का यूज़ किया। लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सीक्वेंस नंबर असाइन किया टू द पैकेट्स, और डिलेड एक्नॉलेजमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सीक्वेंस नंबर असाइन किया एक्नॉलेजमेंट को। अब पैकेट जब डैमेज आता था तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता था कि पैकेट को अब दोबारा भेजिए। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो है वो परफॉर्म करता है बेटर फॉर लोकल एरिया नेटवर्क देन वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल होती है उसकी एफिशिएंसी होती है 1/1 + 2a,
जहाँ पे जो ए होता है वो TP/TT होता है, और आपको तो पता ही है कि TP का मतलब क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, और ट्रांसमिशन डिले इज पैकेट साइज अपॉन ए बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ ऊपर आएगा और पैकेट साइज नीचे जाएगा। तो एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतना अच्छा परफॉर्म ये करेगा, इसलिए लैन के लिए अच्छा परफॉर्म करता है वैन के कंपैरिजन में। गो बैक एन प्रोटोकॉल में सेंडर विंडो साइज एन की इक्वल होती है, लाइक गो बैक 10 है तो सेंडर विंडो साइज 10 होगी, और गो बैक एन में रिसीवर विंडो साइज हमेशा 1 होती है। गो बैक एन में हम क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का यूज़ करते हैं, हम इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। गो बैक एन में हम करप्टेड फ्रेम का एक्सेप्ट नहीं करते, उसको साइलेंटली डिस्कार्ड कर देते हैं, और गो बैक एन में आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको भी साइलेंटली हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो गो बैक एन में करप्टेड फ्रेम को भी यूज़ नहीं किया जाता और ना ही आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम को। ओके, और अगर रिसीवर रिसीव करता है एक फ्रेम जिसका सीक्वेंस नंबर वो नहीं है जो रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा था, तो हम साइलेंटली उस फ्रेम को भी डिस्कार्ड कर देते हैं। तो रिसीवर कोई ऐसे फ्रेम को रिसीव करता है जो रिसीवर एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है, और उस फ्रेम के बाद आने वाले जितने भी फ्रेम्स होते हैं वो भी डिस्कार्ड हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज कि रिसीवर विंडो साइज 1 है, इसलिए रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। गो बैक एन में हम रीट्रांसमिशन करते हैं इंटायर विंडो की, अगर कोई फ्रेम यहाँ पर लॉस हो जाती है तो। ओके, तो अगर कोई भी फ्रेम आउट ऑफ ऑर्डर है या करप्टेड है, तो हम उस टाइप के फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजते, हम उसको साइलेंटली डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि अगर किसी फ्रेम के लिए सेंडर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करता है, तो वो समझ जाता है कि उस फ्रेम के बाद आने वाले जितने भी फ्रेम है वो भी डिस्कार्ड होंगे, इसलिए सेंडर को पूरा रीट्रांसमिट करना पड़ता है इंटायर विंडो जब एक पर्टिकुलर फ्रेम लॉस होता है तो, और इसलिए इसका नाम रखा गया है गो बैक एन। गो बैक एन में रीट्रांसमिशन होती है लॉस फ्रेम की आफ्टर टाइमर एक्सपायरी। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक फ्रेम है उसको हम भेज रहे हैं और वो रिसीवर तक पहुंचा नहीं, तो फिर उस पर्टिकुलर फ्रेम को आप दोबारा से भेजोगे टाइमर एक्सपायर होने के बाद। सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज इक्वल होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे साइज ऑफकोर्स 1 से बड़ा होता है, नहीं तो स्टॉप एंड वेट नहीं बन जाएगा। और अगर n बिट्स अवेलेबल है सीक्वेंस नंबर के, तो सेंडर विंडो और रिसीवर विंडो इक्वल होता है, और इट इज़ इक्वल टू 2n-1। SR प्रोटोकॉल में हम सिर्फ इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम का यूज़ नहीं करते हैं, पर उसको डिस्कार्ड भी नहीं करते। यहाँ पे हम आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स को एक्सेप्ट करते हैं, करप्टेड फ्रेम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे सॉर्टिंग चाहिए होती है रिसीवर साइड पे, और रिसीवर विंडो को हम लिंक लिस्ट की तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, और सेंडर साइड पे हमें सर्चिंग चाहिए होता है। और यहाँ पे अगर आप रीट्रांसमिशन करना चाहते हो फ्रेम का, तो वो टाइमर के एक्सपायरी के बाद आप कर सकते हो, और इसकी एफिशिएंसी होती है n/1+2a, जहाँ पे n है सेंडर विंडो साइज। प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम एवरेज नंबर के कॉलिजन्स फाइंड आउट करते हैं बिफोर अ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। तो जैसे कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्टेशन CSM में CD में n है, और प्रोबेबिलिटी p है हर एक स्टेशन की डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ट्रांसमिशन तभी सक्सेसफुल होगा जब एक स्टेशन डेटा भेजेगा और बाकी नहीं भेजेंगे। तो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी क्या है कि टोटल n स्टेशन में से कोई एक स्टेशन डेटा भेजेगा विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p, और रिमेनिंग स्टेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के साथ डेटा नहीं भेजेंगे। और अगर p की वैल्यू 1/n होती है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की, दैट इज इक्वल टू 1 - 1/n की पावर n-1। CSMA CD को हम वाइड लेंस में यूज़ करते हैं, और ये IEEE 802.3 का स्टैंडर्ड है। ये रिकवरी टाइम को मिनिमाइज करती है, बट ये कॉलिजन को प्रिवेंट करने का कोई स्टेप नहीं लेती। ये कॉलिजन को डिटेक्ट कर पाती है पर प्रिवेंट नहीं। एक एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम होता है CSMA CA में। उसमें क्या होता है कि अगर एक नोड है जो डेटा को ट्रांसमिट कर रही है टू द रिसीवर, और उसके नेबर में कोई एक और नोड आया और वो भी अपने रिसीवर को डेटा ट्रांसमिट अगर करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाएगा। सो द एक्सपोज नोड प्रॉब्लम अकर्स व्हेन अ नोड is prevented from sending packets to the other node because of the co-channel interference with the neighboring transmitter. पिगी बैकिंग को हम यूज़ करते हैं बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन में, जहाँ पे दोनों पार्टीज सेंड और रिसीव करती है डेटा, यानी कि दोनों इम्प्लीमेंट करती है फ्लो कंट्रोल और बैंडविड्थ को सेव करती है।
तो सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को सेंड और रिसीव करेगा डेटा, दोनों फ्लो कंट्रोल इम्प्लीमेंट करेगा और दोनों बैंडविड्थ को सेव करेगा। टाइम और टाइमर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है जब कम ट्रैफिक होता है और इंक्रीज होती है जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ठीक है। टीसीपी सीक्वेंस नंबर क्या होता है? तो टीसीपी सीक्वेंस नंबर ऑफ अ सेगमेंट इज द बाइट नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट इन द सेगमेंट। तो सेगमेंट के फर्स्ट बाइट का जो बाइट नंबर होता है उसको हम टीसीपी सीक्वेंस नंबर कहते हैं सेगमेंट का। जैसे कि सेगमेंट के पास 500 बाइट है जो 1000 से लेकर के 1499 है, तो जो सीक्वेंस नंबर होगा सेगमेंट का वो 1000 होगा एंड जो सीक्वेंस नंबर होगा नेक्स्ट सेगमेंट का वो 1500 होगा। ओके, क्योंकि एक सेगमेंट का साइज है 500 बाइट। रिसीवर विंडो साइज चेंजेस व्हेन द टीसीपी डेटा इज प्रोसेस्ड बाय एप्लीकेशन लेयर ऑफ रिसीवर साइड। कार्न मॉडिफिकेशन क्या होती है कि इफ एक्नॉलेजमेंट डिड नॉट कम टिल टाइम आउट देन पैकेट विल बी रीट्रांसमिटेड विद ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस टाइम आउट। तो कार्न मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाती है और वो टाइम आउट तक नहीं आती है तो हम पैकेट को रीट्रांसमिट करते हैं ट्वाइस ऑफ प्रीवियस टाइम आउट। अगर राउंड ट्रिप टाइम ग्रेटर देन है टाइम आउट से तो आप कैसे आरटीटी कैलकुलेट करोगे? तो अगर आरटीटी कैलकुलेट करना है तो वो लेस देन होना चाहिए टाइम आउट से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरटीटी कभी भी टाइम आउट से ज़्यादा नहीं होती, वो टाइम आउट से कम होती है। अगर वो ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है ये, और फिर उस केस में हम कार्न मॉडिफिकेशन का यूज़ करते हैं। ये कुछ सिस्टम कॉल्स है जो हम यूज़ करते हैं सॉकेट में क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए। कनेक्ट सिस्टम कॉल सेंड करता है SYN पैकेट। बाइंड सिस्टम कॉल बाइंड करता है लोकल मशीन का IP एंड पोर्ट एड्रेस टू द सॉकेट। लिसन just make the machine wait for someone to send a SYN packet and this accept the acknowledgement भेजता है in response to SYN packet। तो ये सब कुछ ना कुछ करते दे आर एक्टिव, पर लिसन जो होता है वो जस्ट मशीन को वेट करवाता है। तो लिसन सिस्टम कॉल यहाँ पे आपका पैसिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सॉकेट सिस्टम कॉल्स या क्या क्या सिस्टम कॉल हम क्लाइंट या सर्वर की तरफ यूज़ करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़। तो अगर आपको पसंद आए सेशन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप गेट की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अभी बहुत ही कम कॉस्ट पे अवेलेबल है आप सभी लोगों के लिए, दैट इज़ 11,999। तो आप जल्दी से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए यूजिंग द रेफरल कोड HelloSonu01, जिससे कि आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन 24,000 का 12,000 पे मिल जाएगा। और यहाँ पर गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 साल कर लें, जो 40,000 का सब्सक्रिप्शन आपको 20,000 में मिल जाएगा। तो अभी हमने अनअकैडमी पे न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं 30 अप्रैल से, जिसमें कि मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स और डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। आपको यूज़ करना है रेफरल कोड HelloSonu01, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे अभी और भी कोर्सेज चल रहे हैं जैसे C प्रोग्रामिंग, पाइथन, DBMS, OS तो ख़त्म हो गया है, बट ये दोनों अभी भी चल रहे हैं जो ख़त्म हो जाएंगे तीनों के तीनों 25 अप्रैल तक। तो गेट परीक्षा डेटा साइंस AI टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी लेकर के आए जो फ्री है सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप चाहें जल्दी सब्सक्रिप्शन लेकर के इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि आपको सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लेना है। तो यहाँ पे आपको इस लिंक पे जाना है unacademy.com, गोल सेलेक्ट करना है गेट CSIT और सब्सक्रिप्शन प्लान टाइप जो भी आप लेना चाहते हैं। रेफरल कोड यहाँ पर HelloSonu01 है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप गेट 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप 1 ईयर का प्लस लीजिए जिससे कॉस्ट आपको 12,000 है, और गेट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप 2 साल का प्लस लीजिए जिसका कॉस्ट 20,000 है। लेट सपोज हमने 1 ईयर का प्लस किया और हमने प्रोसीड टू पे किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेफरल कोड जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे 12,000 का डिस्काउंट मिल गया है। तो ये बहुत ही कम कॉस्ट में अभी आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, और इसमें आपको तीनों एग्ज़ाम की तैयारी होगी, गेट CSIT, डेटा साइंस, प्लेसमेंट, तीनों की तैयारी। तो आप जल्दी से यूज़ करें रेफरल कोड, क्योंकि इससे आपको सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, और आप मेरे सारे सब्जेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे जहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलने वाली है जस्ट आफ्टर द क्लास। तो यस, जल्दी सब्सक्रिप्शन लें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।